सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ शुभम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वाले गुरुजी। सो चैप्टर नंबर 7 आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी बातें आपके रिगार्डिंग फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन फॉर 12th क्लास। ठीक है, अब आपको मैं फिजिक्स के बारे में कुछ रिगार्डिंग कुछ टिप्स दूंगा जो आपको थोड़ा सा अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं इस चीज़ को। जिस तरह से मैंने आपको बताई है, देखिए इस चीज़ में आपको पता है आपको एमसीक्यू अकॉर्डिंग टू आपका एग्जाम है, तो आपको इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि आप डेरिवेशंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके डेरिवेशंस के रिजल्ट एंड डेरिवेशंस के स्पेशल केसेस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है, अब डेरिवेशंस के रिजल्ट जो है वो ज़्यादा आप पे काम आएंगे, लाइक थ्योरम 9th क्लास में 10th क्लास में आप पढ़ के आए थे तो उनके रिजल्ट ज़्यादा काम आते थे। इसी तरह से आपको डेरिवेशंस के रिजल्ट बहुत अच्छे से पढ़ने हैं और उनके स्पेशल केसेस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी करंट, ज़्यादातर हमने इंस्ट्रूमेंट जैसे एसी जनरेटर है हमारा, ट्रांसफॉर्मर है हमारा, साइक्लोट्रॉन हमारा आ नहीं रहा है, उसके अलावा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है हमारा, इन चीज़ों के प्रिंसिपल्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। मीटर ब्रिज हो गया आपका, इनके प्रिंसिपल्स पे ज़्यादा क्वेश्चंस बनेंगे आपके। ठीक है, और बात की जाए कि आपको किस तरह से स्टडी करनी है, तो आपको कोई भी टॉपिक रिगार्डिंग आप उसका न्यूमेरिकल, अगर आप साथ में उसका न्यूमेरिकल करें, आप टॉपिक कोई भी पढ़ रहे हैं जैसे मोशनल ईएमएफ पढ़ा आपने, तो उससे रिगार्डिंग एक दो न्यूमेरिकल कीजिए एमसीक्यू वाइज और उस चीज़ को प्रिपेयर कीजिए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उस चीज़ का। ठीक है, अब हम चैप्टर नंबर 7 जो आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, थोड़ा इससे रिगार्डिंग बात की जाए तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है इस फर्स्ट टर्म का, ध्यान रखिएगा, बिकॉज चैप्टर ईजी है और ज़्यादा कुछ इसमें आपको कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं करने होते हैं, क्योंकि एक दो कॉन्सेप्ट आप समझेंगे आपको पूरा चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा, ज्यादा टाइम आपको इसमें देने की जरूरत नहीं है। मेनली चैप्टर आपके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं, उन पे आप जितना भी टाइम वेस्ट करेंगे वो आपको ज्यादा यूजफुल नहीं रहेगा, इसलिए ज्यादा टाइम ना देके जितना आप क्लियर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग उनको क्लियर कीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक है, चैप्टर नंबर लास्ट के 2 चैप्टर जो यूनिट्स है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, यूजफुल चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझने हैं, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट से भी आप इन चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं अपना अच्छे से, तो ज्यादा बेनिफिट है। एनसीईआरटी पढ़िए बच्चों, एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी में से आपको बहुत सारे असर्शन और रीजनिंग मिलेंगे डायरेक्टली जो सॉरी रिगार्डिंग जो बोर्ड्स के आपने सैंपल पेपर चेक किया होगा तो कुछ क्वेश्चंस उसमें आपका जो असर्शन रीजनिंग है डायरेक्टली आपकी आपको वो जो पैराग्राफ्स हैं उनसे रिगार्डिंग पैराग्राफ्स आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में मिलेंगे, चेक कीजिएगा आप सैंपल पेपर के साथ। तो एनसीईआरटी बच्चा जितना आप गो थ्रू कर सकते हैं इस टाइम पढ़िए, जितना आप पढ़ सकते हैं उसको पढ़िए, बेनिफिट मिलेगा। मेन पॉइंट्स एनसीईआरटी के अंडरलाइन या हाईलाइट ऐसे हाईलाइट करके आप उनको अच्छे से क्लियर कीजिए, आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा मौका मिलेगा। और इस बार आपको मौका भी है कि आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बिकॉज हम 100% मार्क्स फिजिक्स में एक्सेप्ट नहीं कर पाते बच्चों से, लेकिन हम इस बार कर सकते हैं। बच्चे 35 में 35 मार्क्स ला सकते हैं अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो। ठीक है, तो डेरिवेशन ना, मैंने वही बात बोली है, डेरिवेशन ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। सेकंड टर्म में डेरिवेशन को ज़्यादा हम फोकस से करेंगे, लेकिन फर्स्ट टर्म में हमें डेरिवेशंस के मेनली उनके रिजल्ट्स, मतलब उनके फॉर्मूलेज और उनके जो प्रिंसिपल हैं, कुछ रिगार्डिंग प्रिंसिपल से वो काम कर रहा है इस चीज़ों से, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो आइए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जो मैं आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं। सर इस फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर है जो आपका 7th बुक में, फर्स्ट बुक में आपका लास्ट चैप्टर एसी के नाम से है, जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। आजकल हमारे घरों में आपको पता है एसी आता है, तो इसको पढ़ना सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। अब बात की जाए एसी की, तो एसी को पढ़ने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इससे पहले वाले चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत नहीं होनी चाहिए, आपको ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है अभी आपका एग्जाम है तो इसमें थोड़ी बहुत की बात नहीं चलेगी। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप पढ़ के ही आए होंगे, तभी आप ये चैप्टर पढ़ पाएंगे। इसीलिए आपको, क्योंकि वहां इस चैप्टर में हमने इंडक्शन, इंडक्टेंस सब उसके बारे में पढ़ा है, और वही प्रिंसिपल होता है एसी करंट का। एसी करंट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इंडक्टेंस की स्टडी करनी जरूरी होती है, बिकॉज इंडक्टिव करंट इज अ एसी करंट, बिकॉज टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से वो बनता था, आपको याद होगा, मोशनल ईएमएफ से वो बनता था। तो इस तरह से जो हमारा करंट प्रोड्यूस होगा वो करंट हमारा क्या होगा, एसी करंट होगा। इस करंट की बात की जाए तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एसी करंट। एसी करंट विच चेंजेस टाइम्स, विच चेंजेस कंटिन्यूअसली विथ टाइम एंड इट्स डायरेक्शन इज आल्सो चेंजेस periodically, मींस मतलब ऐसा करंट जिसकी जो वैल्यू है, जिसका जो वैल्यू है वो बार बार टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है, और जिसकी जो डायरेक्शन होती है वो पीरियोडिकली मतलब एक फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड, कैपिटल टी टाइम पीरियड से चेंज होती है। दिस मींस I is equals to I naught sin omega t. This is the sinusoidal function, means
साइन कन्वर्टिंग वैल्यू, जो साइन के साथ साथ बढ़ती जाएगी। और आपको साइन का ग्राफ पता हो तो इस तरह से बनता है साइन का ग्राफ, आपको याद भी होगा बिकॉज हमने ये एसी वेव वाले चैप्टर में पढ़ा है, वेव 11वीं क्लास में, वेवर ऑसिलेशन में, कि एसी जो हमारा साइन का जो ग्राफ बनता है वो बच्चों इस तरह से बनता है। ठीक है, तो इस तरह से बनाई हुई इक्वेशन जो होगी हमारी वो अब एसी करंट को डिनोट करेगी। और ईएमएफ इसका E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। बिकॉज अगर करंट टाइम वेरिंग है तो हमारा ईएमएफ तो टाइम वेरिंग होना ही चाहिए, बिकॉज ईएमएफ जनरेट्स द करंट। ठीक है, बिकॉज हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि जो फैराडे ने लॉ में बताया था वो ईएमएफ की वैल्यू बताई थी, करंट की वैल्यू नहीं बताई थी। करंट की वैल्यू डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अब ये हमारा कहलाएगा ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ और दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट मीन एसी। ठीक है, अब बच्चों जो ये करंट है आपका, दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ एसी। मींस यहां पे इन जगहों पे मेजरमेंट किया और यहां पे दिस इज आई नॉट मींस दिस करंट। ठीक है, अगर मैं अच्छा स्मॉल से रिप्रेजेंट करूं, आई कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करूं तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब ही करंट होता है, बिकॉज किसी बुक में स्मॉल आई, किसी बुक में कैपिटल आई दिया रखा है। ठीक है, अब दिस इज द मैक्सिमम करंट, दिस इज ऑल इंस्टेंटेनियस करंट, this is also a maximum current and this is also a all instantaneous currents। ठीक है, तो ये हमारे इंस्टेंटेनियस करंट है बच्चों आपके, और ये हमारे मैक्सिमम पीक करंट्स हैं। इनके अलावा भी कुछ करंट्स होते हैं हमारे एसी में, जो उनको हम एक अभी धीरे धीरे एक करके रिप्रेजेंट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लाइक एवरेज करंट, दूसरा आरएमएस करंट। इन सब में से जो हमारी मिनिमम, जो हमें वैल्यू बेटा मेन पता होती है, वो हम इससे बनाते हैं, और इन दोनों को हम रिलेट करेंगे किसमें, IRMS और आई एवरेज को, दोनों ही हम किससे, पीक वैल्यू। दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ एसी करंट। ये पीक वैल्यू होती है, और हीटिंग इफेक्ट आके इतनी पीक वैल्यू में कहीं मिलती नहीं है, या तो हमें ये मिलेगा या तो हमें मिलेगा। इसकी वैल्यू आपकी आई नॉट पीक वैल्यू से डिपेंड करेगी, आरएमएस की वैल्यू आपकी पीक वैल्यू से डिपेंड करेगी। बिकॉज अब हम बात की जाए तो एसी किसी भी अप्लायंस में जो जाएगा उसको रन करने के लिए कौन सा करंट चाहिए होता है, नॉट आई नॉट, दिस इज द IRMS करंट। तो कोई भी करंट, अगर एसी करंट किसी भी अप्लायंस में जाएगा तो वो अपनी IRMS वैल्यू देगा उसे रन करने के लिए। ठीक है, तो दिस इज द मेन करंट ऑफ एसी सर्किट। स्टूडेंट्स, आपको मैं एवरेज वैल्यू के बारे में बताऊंगा इसकी। अब एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, अब एसी की एवरेज वैल्यू की बात की जाए तो हम अगर बात करते हैं एसी को डिनोट करना, तो एसी को हम इस डायग्राम से डिनोट करते हैं। दिस इज द ट्रांसवर्स वेव डायग्राम, आपको 11वीं क्लास में पढ़ा होगा। दिस इज द पीक, ये दोनों हमारे पीक पॉइंट्स होते हैं इनके, ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस होती है बच्चों। ठीक है, इन एक्सिस पे, अब हम इन एक्सिस की बात की जाए तो इन दोनों पे पीक करंट हमें आई नॉट करंट मिलते हैं, और यहाँ पे हमें इन सबके कौन से, इंस्टेंटेनियस करंट मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करें तो यहाँ से साइकिल 0 पे स्टार्ट होती है। दिस इज द π/2। अब ये फेज है, इनके बारे में आपको अभी बताएंगे। ओके, ये पाई है, ये 3π/2 एंड दिस इज अ 2π। पूरा जाके इस तरह से सर्कल कंप्लीट होता है एक हमारा, लाइक π/2 पाई, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी इसकी तरह करी होगी, 3π/2 एंड पूरा ये 360 मीन्स 2π। तो इस तरह से हम इसको सर्कल में पढ़ते हैं। 11वीं क्लास में इसकी अच्छे से स्टडी की गई है। अब हम बात करें बच्चों, तो ये एसी करंट की हमारी एक साइकिल है। ठीक है, दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी करंट। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आपका आई एवरेज करंट होता है, आई एवरेज या आई मीन करंट हमारा 0 होता है बच्चों। बात की जाए तो करंट को मेजर करना पूरी एक कंप्लीट साइकिल में, एवरेज करंट एसी का क्या होता है, ऑलवेज 0 होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं जो मुझे मीन करंट मिलता है, आई मीन इज 0.6707 टाइम्स ऑफ आई नॉट, मीन्स 67.7% ऑफ आई नॉट। जो आई आपका एवरेज करंट होता है वो पीक वैल्यू का 67.7% होता है, मतलब 100%। इससे जो बची हुई वैल्यू होती है, हम बोली जाए तो हमारी वो कितनी, 32.3% जो वैल्यू होती है, ये हमारी
क्या होती है, वेस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट या अदर चीजों की वजह से। ठीक है, ये हमारी एवरेज वैल्यू है बच्चों इसकी। इसका आपको रिगार्डिंग फॉर्मूला रिलेट याद करना है, ये वाला। ठीक है, इससे ज्यादा इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है कि आपको आई नॉट की वैल्यू दे देगा और आई मीन की वैल्यू दे पूछेगा। ठीक है, इस तरह से बात की जाए तो हमारा इसका आई मीन करंट खत्म होता है। अब हम बात करते हैं आरएमएस करंट की इसकी। ठीक है, दिस इज द, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका दूसरा करंट जो हमारा आएगा, जो हमारा कहलाता है आरएमएस करंट। इसे हम कहते हैं रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर की बात की जाए तो रूट मीन स्क्वायर जो वैल्यू हमारा करंट होता है वो हमारा किसी भी करंट का अदर करंट्स को आपने स्क्वायर करा, उनका मीन निकाला और उनका रूट लगा दिया। दिस इज द रूट मीन स्क्वायर ऑफ किसी भी वैल्यू का। बच्चों फेल करंट की बात नहीं किया है, रूट मीन स्क्वायर आपको किसी भी चीज का निकालना तो आप इस तरह से निकालते हैं। लेकिन बट यहाँ पे जो आईआरएमएस करंट रिलेट करता है, अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों ही करंट को हमें आई नॉट से रिलेट करना है, इनके ये मेनली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो जिसका जो फॉर्मूला बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा 0.707 टाइम्स ऑफ आई नॉट। मीन्स आरएमएस करंट इज 70.7% ऑफ आई नॉट। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है इस चीज में। मतलब हम बात की जाए तो ये बच्चों हमें वैल्यू मिलती है एसी से। जो एसी हमें किसी भी चीज को रन करने के लिए, किसी भी अप्लायंस को रन करने के लिए जो अपना करंट देता है उसको वो आईआरएमएस करंट होता है, नॉट आई नॉट, नॉट आई करंट। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी है इस चैप्टर में आपको। इस चैप्टर में अलग अलग टाइप्स ऑफ करंट आपको समझ में आए कि हमारा एक करंट है आई, जो है हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल। दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ एसी। दिस इज द पीक करंट ऑफ एसी। मान लो पीक करंट होती है जो हमारा को मैक्सिमम पॉइंट से मिलेगी। फिर हमारा आता है आई एवरेज या आई मीन। ये दोनों ही हमारे मीन वैल्यूज होती हैं, क्योंकि एसी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल दोनों में चल रहा है। उनका टोटल मीन पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ के एक एवरेज कंप्लीट साइकिल में जीरो होता है। ये रिजल्ट भी याद रखिएगा, एवरेज कंप्लीट साइकिल में एसी करंट की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, क्योंकि बिकॉज आगे बढ़ने के बाद इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है, लेकिन एक केस में जाके वो पूरी साइकिल जब कंप्लीट करता है लाइक दिस, यहां से यहां तक आते ही वो करंट क्या हो जाता है आपका जीरो। इसके अलावा जो करंट होता है हमारा आईआरएमएस करंट, जो हमें किसी भी एसी सोर्स से मिलेगा, एंड दिस इज द एसी सोर्स। लाइक डीसी सोर्स आपको याद होगा, इस तरह से सेल का कॉम्बिनेशन लगाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, एंड दिस इज द एसी सोर्स। तो एसी सोर्स को, एसी सोर्स जो यहां से करंट प्रोड्यूस करेगा वो हमारा आईआरएमएस करंट होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है। बहुत यूज आएगा, क्योंकि आपको जब भी करंट निकालने को एसी की बात की जाए तो आपको आईआरएमएस करंट को फाइंड करना है, नॉट आई नॉट, नॉट आई मीन। जो आपसे अदर केस पे बोले कि आई नॉट फाइंड कीजिए तो फाइंड कीजिएगा, वरना अगर वो बोलता है करंट प्रोड्यूस बाय द एसी सर्किट सोर्स इस तरह से, तो वो आपको हमेशा आईआरएमएस करंट की वैल्यू निकालनी है। ये ध्यान से कीजिएगा बच्चों, वरना इस न्यूमेरिकल्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आती है बच्चों को कि हम करंट निकाले कौन सा। तो आपको जब भी एसी के करंट के बारे में पूछा जाएगा तो आपको उसका आईआरएमएस करंट की वैल्यू निकालनी है। अब इसके बारे में, इसके आगे हम बात करेंगे सर्किट्स की। एसी सर्किट अलग अलग, एसी सर्किट सोर्स को, हम एसी सोर्स को किन किन सर्किट्स में, जैसे हमने करंट एलिमेंट्स पढ़े हैं, रेजिस्टेंस, ये हमारे बच्चों कहलाते हैं करंट एलिमेंट्स। मीन रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। इन तीनों में अगर मैं एसी को फ्लो करवाऊंगा तो फिर क्या होगा, बिकॉज हमने डीसी के अकॉर्डिंग इनके रिजल्ट देख चुके हैं। ये डीसी स्टोर करता है करंट, ये एल इंडक्टेंस क्या करता है, इंडक्टिव करता है, करंट को इंड्यूस करता है, और रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। इन तीनों चीजों को अगर मैं एसी सर्किट में डाल के देखूंगा तो क्या होगा वहां पे। इस एडवांटेजेस की बात की जाए इसकी एसी की डीसी के ओवर में, तो बहुत एडवांटेज होती है। पहली एडवांटेज की बात की जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज इट्स वैल्यू अकॉर्डिंग टू अप्लायंस। पहली चीज, आपकी अप्लायंस के अकॉर्डिंग खुद अपनी फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, वैल्यू को चेंज कर सकता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल दोनों में चलता है। बाय द, अच्छा किसके अकॉर्डिंग, ये लिख देते हैं, बाय द ट्रांसफॉर्मर्स। ट्रांसफॉर्मर्स बच्चों इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, वो हम साथ में पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस जो एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। सेकंड चीज इसकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में काम आता है, और चीप भी होता है, मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं आता इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, एंड नॉट गिवन सो मच पावर लॉस।
और ज़्यादा पावर लॉस देता भी नहीं है बच्चों हमें, ठीक है। तो एसी का ये एडवांटेज होता है, ऐसे बहुत सारे एडवांटेज आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा भी। तो ऐसी एसी के काफ़ी सारे एडवांटेज है, क्योंकि हमें लॉन्ग डिस्टेंस, ये बहुत यूजफुल चीज़ थी, इसीलिए हमने एसी को हमारे घरों में आने के लिए हमने अलाउ करना स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने। बिकॉज बच्चों लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज़ होता है, और हमें पता है हम ज़्यादा सब स्टेशन नहीं बना सकते, हर जगह पे सब स्टेशन नहीं लगा सकते, बिकॉज उनसे भी कुछ ऐसी जो रेज होती है वो जो हमारी बॉडी, ह्यूमन बॉडीज के लिए जो इफेक्ट करती हैं, तो आसपास इतने ज़्यादा सब स्टेशन नहीं होते बिजली बनाने के। इसी वजह से आप एक बड़ी दूसरी बहुत दूर जगह पे आप बिजली बना के उसको लॉन्ग डिस्टेंस फॉर्म में ट्रांसमिशन कर सकते हैं एसी को। लेकिन अगर आप वो डीसी करते तो उसमें पावर लॉस भी बहुत ज़्यादा होता और उसको खर्चा भी उसका बहुत ज़्यादा आता। इसी वजह से इसके एडवांटेजेस होते हैं हमारे डीसी में, और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें मेनली एडवांटेजेस ऑफ एसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। डिसएडवांटेज अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको बुक में मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेसिस्टर्स और इंडक्टर्स और कैपेसिटेंस के अंदर एसी को कंडीशंस में एक एक तरह से लगाना। मतलब किस तरह से हम सर्किट का यूज, जो एसी सर्किट का यूज है वो करंट एलिमेंट्स में करेंगे। मतलब अगर इन करंट एलिमेंट्स में डीसी के जगह एसी फ्लो होना स्टार्ट हो जाए तो उन केसेस में ये एसी उस केस में क्या करेगा, करंट इंड्यूस करेगा, करंट को स्टोर करेगा कैपेसिटर के अंदर, रेजिस्टेंस में अपोज करेगा, ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग का जो बेसिक एलिमेंट है हमारा स्टार्टिंग, हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे। हमने सबसे पहले आपका रेसिस्टेंस का यूज किया एसी सर्किट में। देखिए ये एसी का सिंबल होता है बच्चों आपका, इसको हम सोर्स ऑफ एसी बोलते हैं। दिस इज द चेंजिंग करंट, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसको हम सिमिलैरिटी का साइन बोलते हैं ट्रायंगल में। यहां पे हमने एक रेसिस्टेंस लगा दिया, आर ओम का रेसिस्टेंस है हमारा है, ठीक है। यहां से करंट फ्लो कीजिए। अब करंट की कंडीशन जो होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल देखिए इसमें होती नहीं है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल कोई भी इसमें होता नहीं है, बस साइकिल होती है। तो हम करंट किसी भी डायरेक्शन से निकाल सकते हैं। हम इस डायरेक्शन से लेके जा रहे हैं, जो हमें पता है पॉजिटिव, हम इस केस में लेते हैं ये आई। इस केस में जो करंट की वैल्यू आएगी आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये कैसे आई, डायरेक्शन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अगर आपको मैं बताना चाहूँ थोड़ा बहुत ही तो बहुत देरी से डायरेक्शन है। लेकिन इसके बाद अगर हम कोई और सर्किट लगाएंगे और कोई करंट एलिमेंट लगाएंगे तो उस केस में थोड़ा डायरेक्शन बड़े बड़े हो जाएंगे। तो इस केस में हमें डायरेक्शन में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो सीधा हमने यहाँ से इस केस में रेसिस्टेंस के केस में पोटेंशियल ड्रॉप निकाला, पोटेंशियल ड्रॉप एट आर इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू आई आर। यहाँ पे जो ड्रॉप ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये वाला जो ई होगा इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, देन आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन आर। और ई की वैल्यू कितनी है हमारी, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर। ये हमारा इसमें हमने आई नॉट कंसीडर कर लिया। तो इससे हमें पता चला कि रेजिस्टेंस जो करंट था ये था, करंट ये आया, और ईएमएफ जो हमें गिवन है ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, द सोर्स ईएमएफ ऑफ दिस एसी, ठीक है। दोनों ही देखिए हमारे दोनों की ही बात की जाए तो दोनों ही टाइम वेरिंग है एक ही फेस पे। तो इन्हें बोलेंगे कि इस केस में जब हम रेसिस्टेंस लगाते हैं सर्किट में, किसी भी एसी सर्किट में रेसिस्टेंस लगाने वाले केस में करंट और ईएमएफ है, करंट और वोल्टेज दोनों ही एक सेम फेज में होते हैं। मतलब एक पीरियोडिक टाइम के साथ पीरियोडिक टाइम के साथ अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में अपनी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज पे आते हैं। इस तरह से ये काम करते हैं हमारे, ठीक है। अब अगर मैं बात की जाए इनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है बच्चों आपकी, जो आपको यहां से बताई जाएगी, जिन्हें हम बोलते हैं फेजर्स एंड फेजर डायग्राम। मतलब एक ही चीज है, फेजर्स को समझ लेंगे तो फेजर डायग्राम समझ में आ जाएंगे आपको। अब फेजर्स की बात की जाए तो फेजर्स होते क्या है, देखिए आप 11th क्लास के स्टार्टिंग में पढ़ के आए हैं वेक्टर्स के बारे में बच्चों। वेक्टर्स क्या होता है, वेक्टर्स हमारी किसी भी वेरिंग क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। आपको पता है जो वेक्टर्स है वो किसी भी ऐसी वैल्यू को बता सकता है जो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, मतलब वेक्टर्स क्वांटिटीज को, ठीक है। स्केलर तो अपनी डायरेक्शन होती नहीं, चेंज भी नहीं कर सकता, वो अपना केवल स्केलर अपने मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हैं, और वेक्टर अपनी डायरेक्शन के साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चीज चेंज कर सकता है बच्चों आपका। तो फेजर्स क्या होते हैं, फेजर्स हमारे रोटेटिंग वेक्टर्स कहलाते हैं। वाह बड़ी नई चीज है ना, तो नई चीज पढ़ोगे बच्चों यहाँ पर आप, रोटेटिंग वेक्टर्स। अभी तक आपने केवल वेक्टर्स पढ़े, अब आप रोटेटिंग वेक्टर्स पढ़ोगे। व्हाट इज रोटेटिंग वेक्टर्स, अ वेक्टर रिप्रेजेंट बाय दिस, ठीक है ना। इसको पता है आपको, इस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल फॉर्म में। अगर ये
जगह पे रोटेट करने के लिए, अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए फ्री है, तो ये हमारा रोटेटिंग वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रोटेटिंग वेक्टर। और ये रोटेटिंग वेक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे टाइम वेरिंग किसको? ईएमएफ को और टाइम वेरिंग करंट्स को। तो फेजर हमारे क्या होते हैं? रोटेटिंग वेक्टर विच रिप्रेजेंट द एसी वोल्टेज एंड एसी करंट इन अ सर्किट। ठीक है, अब आपकी बात की जाए तो रोटेटिंग वेक्टर और ये फेजर डायग्राम्स क्या है? फेजर, अब आपकी बात, ये तो हमने केवल एक रोटेटिंग वेक्टर किया। मान लीजिए आपको इसने E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर लिया आपने इसको। अब आपको करंट को रिप्रेजेंट करना है तो आपको एक और रोटेटिंग वेक्टर बनाना पड़ेगा। वो रोटेटिंग वेक्टर मान लीजिए इस केस में यहां आया। ठीक है, दिस इज I। अब बात की जाए व्हाट इज ओमेगा टी, ये ओमेगा टी इसका एंगल है, दिस इज थीटा। बताओ आपको फॉर्मूला पढ़ के आए हो आप ओमेगा का, ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाय टी इन 11th क्लास। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इस तरह से ये थीटा है तो ये एंगल आपका ये ओमेगा टी, दिस वन ओमेगा टी, दिस इज द थीटा ऑफ I एंड R। और इसे ही हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम बोल सकते हैं, या फिर ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से रोटेट कर रहा है इस जगह पे। ठीक है, अब यहां दोनों ही केस में इन दोनों की सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी या हम बोल सकते हैं एंगल आए हैं, तो ये दोनों सेम एक्सिस पे होंगे। तो इनके लिए अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं तो बच्चों इनके लिए जो फेजर डायग्राम बनेगा आपका, फेजर डायग्राम को आप इस कार्टेशियन प्लेन बना सकते हैं। इनकी दोनों एक्सिस ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको ये बनाइए और मैं आपकी ये भी एक्सिस बनेगी, इसे ओरिजिन कहते हैं हम O। आपको पता ही है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। दिस इज, सबसे पहले आपको क्या करना है? सोर्स, जो आपको सोर्स दे रखा है उसको आपको सबसे पहले ओमेगा टी एंगल से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देना बाय रोटेटिंग वेक्टर। और इसकी जो ये एम्पलीट्यूड, ये वाली वैल्यू बताएगी, जो इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसका बताएगा मैक्सिमम वैल्यू को। ठीक है, और वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन दिस, ये बताएगी इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये सब चीजों में आपको मैंने बताने तो और अच्छे से बताते हैं अभी आगे धीरे धीरे करते करते आपको, कि यहां से यहां तक की वैल्यू ये क्या होगी आपकी प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस, और दिस इज द मैग्नीट्यूड E नॉट से प्रेजेंट किया जाएगा। अब बात की जाए, ये इसके सेम फेज में है, लेकिन सेम फेस में तो है बच्चों, तो ये वैल्यू होता है इसके ऊपर आएगी बिल्कुल, लेकिन कहां तक आएगी? बिल्कुल बराबर या कम। तो उसके लिए हम चेक करते हैं कि I और E में बड़ी वैल्यू कौन है। देखिए I इक्वल्स टू था E नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी, मतलब I की वैल्यू E नॉट से R फैक्टर क्या होगी? डिक्रीज होगी। मतलब क्या आ रहा है? इनवर्सली आ रहा है, तो वो चीज डिक्रीज होगी R फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो हम बोलेंगे कि जो E है वो E है तो सेम फेस पे, लेकिन इससे थोड़ा कम वैल्यू पाएगा। तो यहां तक बना देंगे, दिस इज द प्रोजेक्शन एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड। ये I नॉट हो गया और ये इसका प्रोजेक्शन हो गया हमारा I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये फेजर डायग्राम है हमारा किसका? जब हम सर्किट में, किस में? एसी सर्किट में कौन सा करंट एलिमेंट का यूज करेंगे? रेजिस्टेंस का। अब रेजिस्टेंस लगाने के लिए हमें क्या लगाना है? बल्ब लगा लीजिए आप, कुछ भी ऐसी चीज लगा लीजिए जिसमें आपको क्या हो? रेजिस्टेंस हो, तो वो एसी उसको इस तरह से सेम फेस में कर देगा। मतलब यहां पे कोई भी करंट, जो जितना हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं उसी के सेम फेज में, उतने ही एंगल के साथ साथ हमें, उतने ही एंगल के वेरिंग क्वांटिटी के साथ, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमने बताया था एसी आपका बच्चों टाइम वेरिंग करंट होता है, जिसकी वैल्यू एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होती है और डायरेक्शन भी वापस चेंज आती है। यहां पे बोला जाए तो एस करंट और वोल्टेज सेम फेज में चलेंगे, मतलब उनकी डायरेक्शन और उनकी वैल्यू एक ही सेम टाइम में चेंज होगी या रिपीट होगी, हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये इसका फेजर डायग्राम है। इसी तरह से हम सबके फेजर डायग्राम बनाएंगे। इनके दोनों फॉर्मूले याद कर लीजिए आप, और यहां से फॉर्मूला ये हमारा करंट I नॉट का बना, I नॉट इक्वल्स टू E नॉट अपॉन R। ये तो आपको पता ही है फॉर्मूला, भाई I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है हमारा। इसी तरह से फॉर्मूले बनते हैं। तो ज्यादा फॉर्मूले आपको इसमें ध्यान रखने हैं, और फॉर्मूले ज्यादातर अगर याद रखने की बात की जाए तो पीछे के रिलेटेड ही है। अब हम सेकंड सर्किट इसका पढ़ेंगे आपका ओनली कैपेसिटिव, इसको हम बोल सकते हैं ओनली रेसिस्टिव सर्किट। तो इस तरह से हमारे अभी 3 सर्किट आएंगे, पहले ओनली रेसिस्टिव, ओनली कैपेसिटिव एंड ओनली इंडक्टिव सर्किट। इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाफट बच्चों, फिर हम इसको रब करते हैं। आइए अब सर्किट में लगाते हैं हम आपका इंडक्टर। जब हम इंडक्टर लगाएंगे सर्किट में तो देखिए किस तरह की चीजें होंगी के लिए इसी सर्किट में। अब हम सेकंड जो सर्किट है हमारा एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर
ओनली। अभी ओनली वाली केसेस है, मतलब वो ये चीज़ लगा रहे हैं। तो हमने सर्किट में इंडक्टर का यूज़ कर लिया, एक हमारी घूमी फिरी कॉइल, और यहाँ पे सोर्स ऑफ EMF E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। ये याद कर लो बच्चों, ये पूरे चैप्टर में आपको यही स्टेटमेंट लिखनी है हमेशा सोर्स ऑफ EMF के लिए, ठीक है। ये L इंडक्टेंस का इंडक्टर है। अब करंट की बात की जाए तो देखिए डेरिवेशन इसका थोड़ा बड़ा है, अगर आपको वो चेक करना है तो मैंने अलग से अपनी वीडियोस में बना भी रखा है थोड़ा बहुत डेरिवेशन इस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप वहाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन अभी मैंने वही बोला, आपको डेरिवेशन पे इस टाइम बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, केवल आपको उनके रिजल्ट ध्यान रखने हैं। तो अगर बात की जाए सोर्स ऑफ EMF, देन वोल्टेज जो आया इस जगह पे, दोनों के सेम केस में होते हैं, वोल्टेज सेम मिलेगा इसको, तो वोल्टेज जो आएगा E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी। एंड जो करंट आएगा बच्चों, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट चेंज में केस में क्या होगा, वो हमारा I नॉट, देखिए इस तरह से कुछ इक्वेशन बनेगी लास्ट हमारी कंडीशन में, ओमेगा एल, E नॉट अपॉन ओमेगा एल, और साथ में आएगा हमारा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। दिस इज द लास्ट रिजल्ट ऑफ डेरिवेशन, ठीक है। डेरिवेशन का ये लास्ट रिजल्ट है बच्चों, आपको ये याद रखना है इसका, ठीक है। इसके बाद में अच्छा मेन जो इसके बाद की जो चीज है वो आपको याद रखनी है, वो बताता हूँ वो क्या होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट केस बनेगा कि अगर आपको मैंने बताया था इसको क्या मानते हैं, I नॉट कंसीडर करते हैं, देन I नॉट कंसीडर करने पे E नॉट बाय ओमेगा एल बना। इस केस को हम कंपेयर करेंगे बाय E नॉट अपॉन आर से, दिस इज आर, मतलब ओमेगा एल जो है हमारा यहाँ पे आर का काम कर रहा है, अप्रॉक्स बोल दीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, ओमेगा एल जो है वो आर का काम कर रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ये हमारा रेसिस्टेंस हुआ, किसके लिए, फॉर एन इंडक्टर, बिकॉज आपको पता है विदाउट रेसिस्टेंस करंट को फ्लो होना कभी भी पॉसिबल नहीं है। विदाउट रेसिस्टेंस कभी भी करंट फ्लो नहीं होता, बिकॉज अगर मैं उस चीज में अगर हम किसी भी चीज को अपोज नहीं करें तो वो चीज फ्लो नहीं हो सकती। जैसे इनर्शिया प्रॉपर्टी है, इंडक्टेंस पढ़ ली हमने, रेसिस्टेंस पढ़ लिया हमने, इस तरह से। तो ये ओमेगा एल जो है हमारा, इसकी एसआई नोट, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ AC, किस केस में, इन इंडक्टर सर्किट में। जब इंडक्टर सर्किट का यूज करेंगे तब उस केस में हमारा ये ओमेगा एल जो होगा वो क्या कहलाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाएगा, और इसको डिनोट करते हैं XL से। तो XL इक्वल्स टू ओमेगा एल, एंड व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ XL, इट्स ओम, ठीक है। याद है आपको ओम, आर की यूनिट होती है, इसकी भी यूनिट आएगी ओम ही होगी, डायमेंशन बोली जाए तो सब उसकी तरह बराबर होनी है। इसके रिगार्डिंग फॉर्मूला आएंगे, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ I करंट एंड EMF, दोनों की बोल सकते हैं हम, क्योंकि दोनों को ही हम सेम E के ओमेगा की वैल्यू सेम लेते हैं। अच्छा, इस केस में जो इक्वेशन आई थी, अब इसके बारे में बात करते हैं, क्या बात रिलेट कर सकते हैं, मतलब क्या क्या चीजें बता सकते हैं। तो इससे यह पता चला कि जो करंट है वो EMF से माइनस पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री क्या है, माइनस का मतलब लैग्स है, कम है। तो इस केस में इनके फेजर डायग्राम बनाए जाएंगे। अब देखिए उससे फेजर डायग्राम से और रिप्रेजेंट होगा, मतलब जो वैल्यू इसकी EMF की पहले मिलेगी वो इसमें मान लीजिए वो जो 180 में मिलेगी वो इसकी 90 में मिलेगी, जो इसकी 0 डिग्री में मिलेगी, जो इसकी 0 डिग्री में मिलेगी उसकी माइनस 90 में मिलेगी, मतलब 90 डिग्री हमेशा पहले मिलेगी। इसके लिए बच्चों इनका फेजर डायग्राम बनाते हैं, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, थैंक यू। अब यहां इसके साथ हम अगर इसके फेजर डायग्राम की बात करें, और साथ में बच्चों हम आपको और एक डायग्राम बना के दिखाएंगे ग्राफ, इसके साथ आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साइन का, जो आप लोगों मैंने स्टार्टिंग से बताया था कि जो AC करंट होते हैं उनको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा हमारा ये फेजर रिप्रेजेंटेशन आता है। फेजर रिप्रेजेंटेशन का आपको थोड़ा ईजी होता है, स्टडी करने में भी ईजी होता है, इसलिए हम उसका ज्यादा यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसका बनाएंगे फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बोलता आपको EMF आपको अपनी तरह से बना देना है, जितना भी आपको बनाना है, क्योंकि सोर्स आपके हाथ में, आप कितने वोल्टेज का लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें बताया मैंने आपको, इसमें ये चीज की प्रोजेक्शन दिखाएगी और ये इसका प्रोजेक्शन, ये इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। अब करंट की बात की जाए बच्चों, देखिए वहां हमने करंट बिल्कुल सेम कंडीशन में बनाया था, क्योंकि वहां इक्वेशन बिल्कुल सेम थी, और ये इक्वेशन जो बनेगी हमारी लास्ट स्टेज में आके, सॉरी, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 बनेगी।
ठीक है। इस केस में ये तो हम इसको कंसीडर, मैंने बोला था आपको लेट कर लेंगे कि ये आई नॉट के बराबर है कांस्टेंट में। अब यहां से आगे इसके कराने के लिए अब देखिए हम बनाते हैं दूसरा केस आई। अब हमें बताइए 90 डिग्री इस वैल्यू से नीचे बनेगा, तो 90 डिग्री देखिए यहां बनाएंगे इसको आई को, तो ज्यादा ऊपर बन गया, माइनस बनाने के लिए 90 डिग्री आपने नीचे बना दिया। ज्यादा आपको कभी भी इससे ज्यादा बनाया नहीं, आपको पहले बताया गया है। यहाँ पे इसका फैक्टर ओमेगा एल से कम हो रहा है, तो ये और ज्यादा छोटा होगा, इसलिए इसकी ज्यादा वैल्यू बड़ी बनाएंगे नहीं हम। ये हमारा इसका आई नॉट हो गया और इनके बीच का एंगल ये 90 डिग्री। दिस इज ओमेगा टी ऑफ ईएमएफ। ठीक है, ये हमारा उसका वैल्यू हो गई। यहाँ पे इसकी वैल्यू इस तरह से बना लेंगे, ये इसका प्रोजेक्शन इसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, इसका प्रोजेक्शन ईएमएफ के इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा बच्चों। ठीक है, इस तरह से बनाने के बाद इस चीज को हम आगे ले जाते हैं। अब आपको एक चीज बना के दिखाएंगे इसके साथ। यहां पे इसका हम आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बना के दिखाते हैं। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम यहां से, ये जो हमारा ओरिजिन है, इसके लिए ईएमएफ के लिए एक लाइन बनाएंगे जो इसके पॉइंट से यहां तक इस तरह से जाएगी। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन किसका, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको हम करंट के लिए साथ में बना के दिखाते हैं सॉरी, अब आपको करंट के लिए बना के साथ में दिखाते हैं इसमें। तो करंट के लिए बच्चों देखिए यहां से स्टार्ट है, तो हमें थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट करना है इस चीज को, और ये यहां से स्टार्ट करके ये ऐसे जाएगी 90 डिग्री, बिकॉज 90 डिग्री की होती है 0 π/2 पाई। 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो तो 3π/2 एंड 2 पाई। दिस इज द कंप्लीट साइकिल ऑफ वेव, किसी भी ट्रांसवर्स वेव की। तो 90 डिग्री से लैक्स हुई है तो माइनस देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा नीचे से, और ये यहाँ से जाएगी, और ये थोड़ा इससे कम होके इस तरह से। ठीक है, ये बन गया हमारा इसका वेव डायग्राम। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इसका कौन सा, वेव डायग्राम, वेव फॉर्म, और ये इसकी फेजर फॉर्म। इस तरह से आपको डायग्राम रिप्रेजेंट करने हैं। और फॉर्मूला इसमें आपका जो है एक्सेल का बनेगा बच्चों, जिसको हम बोलते हैं, मैंने आपको भी बताया था, एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा एल, या एक्सेल इक्वल्स टू ओमेगा होता है 2πf, वेयर f इज फ्रीक्वेंसी। देखिए 12th क्लास में आते आते फ्रीक्वेंसी आपकी f से डिनोट हो जाती है। ठीक है, तो एक्सेल इक्वल्स टू 2πfl, दिस इज द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ AC when L is applied। L मतलब इंडक्टर क्रॉस इट। तो ये हमारे इसमें फॉर्मूला आएगा बच्चों। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनेंगे इस केस में। ये फेजर डायग्राम पूछ सकता है, आपको इक्वेशन पूछ सकता है कितने डिग्री लैक्स करता है। अच्छा कन्वर्सली यही चीज इसमें आएगी कि ये जो है ईएमएफ जो होगा इसमें 90 डिग्री आगे की तरफ होगा। और इसी तरह से बच्चों बात की जाए कि डीसी केस में इंडक्टर में क्या होता है, तो डीसी के लिए ओमेगा, और या फिर बात की जाए एफ, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। तो फ्रीक्वेंसी 0 होने के वजह से ओमेगा एक्सएल जो होता है, एक्सएल इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्सएल इक्वल्स टू 0 फॉर डीसी, देन इंडक्टर ऑफर्स नो रेसिस्टेंस इन केस ऑफ डीसी, मीन्स डीसी को रिड्यूस नहीं कर सकता इंडक्टर, बिकॉज वो उस पर कोई भी रेसिस्टेंस नहीं लगाता। तो इंडक्टर जो होता है कभी भी डीसी को अपोज नहीं करेगा, तो वो इजीली फ्लो हो जाएगी उसमें विदाउट इट रिड्यूस, मतलब रिड्यूस कोई भी वैल्यू उसकी नहीं हो पाएगी उस केस में। बच्चों ये इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला हम सर्किट लेके आते हैं इसके बाद, कैपेसिटेंस सर्किट। सो लेट्स स्टार्ट थर्ड टॉपिक, एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटिव, मतलब या फिर कैपेसिटिव सर्किट बोलते हैं इसको, ओनली कैपेसिटिव सर्किट, या फिर हम प्योरली कैपेसिटिव सर्किट ही बोल सकते हैं, या हम प्रॉपर फॉर्म में बोला जाए तो कंटेनिंग क्या, कैपेसिटर ओनली। तो अगर हम इसके कैपेसिटर को इसमें कनेक्ट करते हैं, अब एसी के अंदर कैपेसिटर कनेक्ट किया जाएगा बच्चों, तो क्या होता है, एसी सोर्स लगाया, एक आपके 2 सीधे डंडो कैपेसिटेंस पे, और यहाँ से हमारा चार्ज फ्लो हुआ, क्योंकि चार्ज हमें पता है इसमें चार्ज के केस में पढ़ते थे इसको। तो इस केस के लिए जब हम लगाएंगे, सीधा हम दोबारा उसी मुद्दे पे आते हैं। मैंने अभी बोला था
बहुत ही चैप्टर इजी है, क्योंकि हर जगह देखिए आपको यही चीज लगनी है। सर्किट लगा रहा है, सर्किट में ईएमएफ सोर्स को ऐड करना है, ईएमएफ E इक्वल्स टू ई नॉट साइन होता है, उसके बाद इसका करंट निकालना है। थोड़े बहुत डेरिवेशंस थे, लेकिन डेरिवेशंस आपके अभी आने नहीं है फर्स्ट टर्म में, तो इसलिए चैप्टर वैसे भी इजी हो गया, केवल आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। और बोला जाए तो फॉर्मूले भी सारे एक जैसे ही है, बिल्कुल एक्सएल एक्सी इस तरह से, जेड आएगा फिर आपका, अभी देखिए आगे आगे करते करते, तो फॉर्मूले सारे एक जैसे आराम से याद भी होंगे, आपको ज्यादा कंफ्यूजन होनी नहीं है। अब हम जब सर्किट में कैपेसिटर लगाएंगे तो कैपेसिटर लगाने से जो करंट की वैल्यू होगी I इज इक्वल्स टू, डेरिवेशन का लास्ट रिजल्ट लिखूंगा मैं आपको दोबारा, लास्ट रिजल्ट पे जो आएगा इसमें आएगा I इज इक्वल्स टू ई नॉट ओमेगा सी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब की बार देखें यहाँ पे, इसकी बात बाद में करेंगे, पहले यहाँ आते हैं, इसको दोबारा हम कंपेयर करते हैं एक्सेल से। अच्छा चलिए इसको हम लास्ट में कंपेयर करेंगे। अब यहाँ से दोबारा पहले इसको स्टार्ट करते हैं इस चीज से, ठीक है। पीछे हमने पहले इसको बताया था, हम लास्ट में इसको बताएंगे अभी आपको, जो हमारा रेजिस्टेंस बनेगा। पहली बात यहाँ बात की जाए तो यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज आपको दिख रही होगी, ये डायरेक्टली आ रहा है, अभी उससे पहले इन्वर्सली आ रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ी है, इसलिए यहाँ पे बड़ा भी है। तो इस केस में पहले सबसे पहले इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, हमें पता है हमें वही चीज करनी है। तो यहाँ पे हमने इसका फेजर डायग्राम स्टार्ट किया और साथ में हमने बड़ी लाइन बनाई, किसके लिए? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमने इसका बनाया ईएमएफ, ये हमारा बच्चों उसका ईएमएफ, ये आपको समझ में आ ही गया होगा, आपको बार बार आपकी ये हम लिख रहे हैं, ये इसका प्रोजेक्शन हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम बात करेंगे, फिर हमने प्रोजेक्शन बना दिया। अब हम आगे इसकी ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ हमने थीटा एंगल ले लिया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है, टाइम टेकन टी होता है, तो बच्चों पूरा थीटा बनता है। दोनों को एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं बोलते, याद रखना, ये फेज होता है हमारा इस चीज़ का, हम जो उसको डिग्राउंड करते हैं, इस चीज़ से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बच्चों हमें बनाना करंट की जो वैल्यू बनेगी। अच्छा इसको भी नहीं बनाते हैं क्योंकि ये फिर इसमें प्रॉब्लम देगा लिखने में। अब हम करंट की जो वैल्यू बनाएंगे वो 90 डिग्री आगे बनाएंगे। अभी हमने पीछे बनाई थी इस जगह पे, अब हम आगे बनाएंगे, तो आगे बनाने के लिए हमें उसको इस जगह पे लाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी 90 डिग्री वैल्यू इसके 90 डिग्री के एंगल पे अकॉर्डिंग बन गई। ये हमारा आई नॉट, इसका प्रोजेक्शन ये रहा हमारा, इनको आगे बढ़ा लीजिए, ग्राफ के लिए भी काम आएंगे हमारी लाइंस, ठीक है। इस तरह से हमने बात की जाए इसका प्रोजेक्शन, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री या पाई बाय 2 लिख सकते हैं आप। और ये प्रोजेक्शन हो गया ईएमएफ का, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का प्रोजेक्शन, ठीक है। ये दोनों इसके फेजर डायग्राम हो गए हमारे। यहाँ पे 90 डिग्री को हमने इसको बना के दिखा दिया है कि 90 डिग्री आगे है इस तरह से। और बच्चों उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए ओरिजिन से, सबसे पहले ईएमएफ जो मैंने आपको पहले बताया, इससे थोड़ा सा ऊपर ले जाके इस तरह से आपको वेव कंप्लीट कर देनी है। और उसके बाद जब आपको इसका दूसरा करंट का डायग्राम बनाना है, वो आपको जहाँ से स्टार्ट करेंगे और 90 डिग्री के आगे से बढ़ा के चलना है, ऊपर से ऐसे लेके, थोड़ा सा यहाँ से, सॉरी ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसको हल्का सा, और यहाँ से जाएगा ये इससे थोड़ी सी वैल्यू हमेशा कम रखनी है हमें। मैंने बताया जो करंट होता है हमेशा ईएमएफ से थोड़ा बहुत कम मिलता है, क्योंकि वोल्टेज प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे चार्ज या करंट फ्लो नहीं करवाता, पूरी तरह से नहीं देता। ये इसके फेजर डायग्राम है, इसके बारे में भी आपको ही पता ही है। ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी का ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और ये हमारी करंट की आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है बच्चों, ये होते हैं फेज हमारे इस तरह से, ये इसका ओमेगा टी फेज, ये इसका ऐसे 90 डिग्री, इस तरह से फेज एंगल बनते हैं हमारे 90 डिग्री के। ठीक है, ये बीच के फेज एंगल होते हैं, इनको हम फेज एंगल बोलते हैं। ये फाई होता है, अगर आपने लाइन पे थोड़ा ध्यान से पढ़ा होगा तो ये पूरा ही वैसे फेज कहलाता है, और ये हमारा इनिशियल फेज होते हैं इनको इनिशियल फेज बोलते हैं बच्चों। ये फेज, इसके फेज, ये इसका फेज, इनिशियल फेज मतलब 0 है, क्योंकि यहाँ पे हम 0 डिग्री लेंगे तो फाई हमारी वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इसका इनिशियल फेज 90 डिग्री है। इस तरह से 11वीं क्लास में इसका बहुत अच्छे बेसिक्स के बारे में है, वहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे इसने हमने सर्किट डायग्राम बनाया, तो हम इसमें आप वापस आते हैं। ये इसी तरह से सबके डायग्राम्स बनेंगे। अब आगे पे जो सर्किट आएंगे बच्चों, वो हमारे किस तरह के सर्किट होंगे, जिसमें हम आर और सी को एक साथ लगाएंगे, एल और सी को एक साथ लगा से देख सकते हैं, उसमें अलग कुछ केस बनता है। इसी तरह से सी और आर को एक साथ लगाएंगे, एल सी आर तीनों एक साथ लगा देंगे। तो उन केसेस में किस तरह से हमारे डायग्राम्स बनेंगे। अच्छा, उन केसेस में ये डायग्राम हमें नहीं बनाने हैं, फिर हमें आपके मेनली फेजर डायग्राम पे वो करना है। इसलिए क्योंकि ज्यादा, जैसे बात की जाए आपने 10th क्लास में
सर्किट्स को ओम्स लॉ से V=IR से करंट की वैल्यूज निकाल ली थी, लेकिन जब आपको कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आए तो आपने किरचॉफ के रूल से उनके करंट्स और वोल्टेज की वैल्यू निकाली। इसी तरह से बच्चों जब ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें आ जाएंगी, मतलब सर्किट में दो तीन चीजें एलिमेंट्स एक साथ काम करेंगे, तो वहां पे हमारी फेजर डायग्राम हमें ज्यादा अच्छे से किसी चीज को बताएंगे, इजीली हमें उसकी स्टडी करवाएंगे, तो इसके लिए ज्यादा यूज हम इसका करेंगे। अब हम बात आते हैं इस चीज पे, ये जो कंपेयर होता है ये होता है कंपेयर I इज टू, इसको कंपेयर करते हैं I इज टू E0 अपॉन R से, ठीक है। इट मींस R जो है, R की वैल्यू I0 इज इक्वल्स टू E0 अपॉन 1 अपॉन, इसको बच्चों नीचे लेके आएंगे तो 1 अपॉन ओमेगा C होगी, तो R जो आएगा यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा C। अब इसे R नहीं बोल के XC बोलेंगे, और यहां इस वाले केस में ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहलाएगा। जैसे वहां पे इंडक्टिव रिएक्टेंस था, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, और इस केस में इसका फॉर्मूला XC का 1/2 पाई FC होगा। इन दोनों चीजों से हमें एक चीज पता चली है, वो अभी आपको मैं एक साथ ही बता दूंगा, इसलिए मैंने आपको वहां नहीं बताई थी। अब XC से हमें पता चला कि XC इनवर्सली है F के, और उस केस में XL डायरेक्टली था F के। इन दोनों के बच्चों कभी कभी ग्राफ बोल लेते हैं, आपको ग्राफ पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में इस तरह से बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में इस तरह से बनेगा। किस चीज का बीच का ग्राफ होता है? XL और F के बीच का, XL और F के बीच का, ठीक है। XL और ओमेगा के बीच का बनेगा, तो वो भी यही आएंगे हमारे। इन दोनों के ग्राफ भी आ जाते हैं आपके कभी कभी। अब ये हमारा XC है, ये फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ाएंगे उतनी वैल्यू घटेगी। अब हम बोल सकते हैं कि DC जो होता है, DC केस में, ठीक है, DC के केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 0 होती है। देन XC इज इक्वल्स टू 1/0 नॉट डिफाइंड। तो DC को कैपेसिटर या फिर बोला जाए कंडेंसर फ्लो होने ही नहीं देता, बिकॉज उसकी जो इस केस में एक तरह से आइडियल चीज का काम करने लगता है। रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट केस में पहुंच जाता है, इतना ज्यादा कि करंट को आगे फ्लो नहीं होने देता बिल्कुल ही बच्चों। तो इस केस में बोल सकते हैं कि जो DC जो होता है वो कंडेंसर में कभी भी फ्लो नहीं हो सकता, बिकॉज DC को हमेशा जो करता है कैपेसिटर क्या करता है? अपोज करता है। तो इस तरह से बच्चों हमारे ये तीनों सर्किट खत्म हुए हैं। अब इसके बाद इन सर्किट्स को एक साथ जब हम करंट AC सर्किट में लगाएंगे, एक ही सर्किट में कनेक्ट करेंगे, तो क्या होगा देखिए। क्योंकि हमारे घरों में जो बच्चों सर्किट लगा होता है उसमें यही बहुत सारे एलिमेंट्स एक साथ काम कर रहे होते हैं, घरों में AC सर्किट हमारा फ्लो होने लगा है। तो इस तरह से हर एक सर्किट में उस करंट को जाने से उस चीज में क्या होता है ये चीज हमने देखी। सबसे पहले हमने रेजिस्टेंस में देखा, करंट और रेजिस्टेंस जो होते हैं, करंट और वोल्टेज जो होते हैं, EMF बोला जाए, सेम फेज में होते हैं। इंडक्टेंस में करंट और रेजिस्टेंस में 90 डिग्री का फेज एंगल होता है, और इसमें भी 90 डिग्री का होता है, बस एक में ज्यादा एक में कम याद रखना है आपको। इंडक्टर में करंट की वैल्यू हमेशा 90 डिग्री कम होगी और कैपेसिटेंस में बढ़ेगी। हम ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इंडक्टर जो होता है वो इंड्यूस मतलब क्या करता है? करंट को अपोज करता है, तो बच्चों वैल्यू कम कर देगा। और जो कैपेसिटर होता है वो करंट और चार्ज को स्टोर करके रखता है, तो करंट की वैल्यू बढ़ा सकता है। आप इसको ऐसे याद करके रखिए। अब हम आते हैं इसके दोनों ही आगे वाले डेरिवेशन में, जिनमें हम पढ़ेंगे इनके कॉम्बिनेशन सर्किट्स के बारे में।